लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और नसरल्ला के भाई के मारे जाने का दावा भी अब इजराइल की तरफ से किया गया है। ये पिछले कई दिनों से दोनों देशों का जो मामला है वो पूरी दुनिया में इस वक्त नजर आ रहा है और कुछ समय पहले, लगभग हफ्ता भर पहले, इजरायली हवाई अटैक में जो हिजबुल्लाह चीफ मारे गए थे उनका भी आज उसका भी अंतिम संस्कार होना है। और अब ये नई खबर जो निकल कर आई है उसमें बताया जा रहा है कि नसरल्ला के भाई को भी मार गिराया गया है। बेरूत में ठिकाने पर ये इजरायली हमले की बात हो रही है और इसमें ईरान और इजराइल का ये जो मसला है ये बढ़ रहा है प्रतिदिन। इसमें कोई ना कोई नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है और आज फिर से ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह का जो चीफ मारा गया था उसके भाई को भी मार गिराया गया। बिल्कुल, इसी के साथ ईरान और इजराइल की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर ये जंग का आगाज जो है होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कुछ दिन पहले ये देखने को मिला कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया और 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था। फिलहाल नसरल्ला की मौत के बाद आपको बता दें कि ये ईरान ने हमला किया इजराइल पर और साफ तौर पर इस हमले के बाद आपको बता दें कि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों जो है जश्न मनाते हुए भी नजर आए थे। वहीं इजराइल की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर नेतन्याहू ने कहा था कि इसका खामियाजा जो है ईरान को भुगतना पड़ेगा, जिसमें एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह का जो चीफ था यानी कि हसन नसरल्ला, उसके भाई को भी मार गिराया है जिसका नाम हाशिम सैफुद्दीन बताया जा रहा है और दोनों की मौत का दावा जो है फिलहाल इजराइल कर रहा है। और इसी में आपको बता दें कि फिलहाल इजराइल का ऑपरेशन जारी है और धमाकों से दहला, बेरूत और नए हिजबुल्लाह चीफ की भी मौत हो चुकी है। हसन नसरल्ला की मौत के बाद नए चीफ की अगर बात की जाए, सैफुद्दीन का भी काम तमाम जो है इजराइल ने कर दिया इस ऑपरेशन में और नए चीफ सैफुद्दीन की मौत का दावा जो है इजराइल कर रहा है। नसरल्ला के मारे जाने के बाद सैफुद्दीन को उसका उत्तराधिकारी माना जा रहा था क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ यानी कि नसरल्ला का भाई सैफुद्दीन अब नया हिजबुल्लाह का चीफ बना था और दोनों एक दूसरे की तरह अगर बात की जाए, सैफुद्दीन भी अपने भाई नसरल्ला की तरह काली पगड़ी बांधता था। बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने उसे 2017 में आतंकवादी घोषित किया था और उसके बाद अब मार गिराया गया है। यह आतंकवादी घोषित था अमेरिका की तरफ से। वह हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता था, करीब से देखता था, यानी उत्तराधिकारी माना जा रहा था और अब उसे नया चीफ बनाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। इसके अलावा वह जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है, जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी उसे बनाया गया था और इसके साथ साथ वो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग करती थी। इस प्लानिंग के पीछे भी उसका अहम हाथ होता था, एक अहम योगदान होता था, उसका माइंड होता था और ये तमाम चीज़ें उसके आधार पर होती थी। तो आज लगातार दोनों देशों के बीच की जो सहमा सहमी है, गर्मी जो है वो बढ़ रही है और एक तरफ जो हफ्ता भर पहले इजराइल से हिजबुल्लाह चीफ मारे गए थे उसका भी आज अंतिम संस्कार होने वाला है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ज्वाइन हो चुके हैं। मैं ज़्यादा डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी का रुख करना चाहूँगा और उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे से जुड़ने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, प्रतिदिन दिन ब दिन ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। आज फिर से एक बड़ी अपडेट है, शायद आपने भी सुना होगा, देखा होगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, युद्ध तो भड़केगा और तेजी के साथ भड़केगा और ईरान जो है इस बात के लिए अब लगभग मान चुका है कि युद्ध में वो आगे नहीं जा पाएगा। यही एक कारण है कि वो धौंस और धपट दे रहा है। यहाँ तक कि उसने अभी जो अपने प्रेसिडेंट को कतर भेजा है, उसके भेजने का मतलब ही ये है उनकी ये कहना कि हम जो है काफी बड़े पैमाने पर उसको रिटेलिएट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो रिटेलिएट कल कर पाएंगे क्योंकि नाटो के सभी देश जब मिल जाते हैं तो इसके बाद जो है कोई उनसे टक्कर ले सकेगा, ये कहना थोड़ा सा गैरवाजिब नजर आता है। शीतल जी, लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, एक जो बाइडेन का सार्वजनिक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमने इजराइल की मदद की है, हम इजराइल की रक्षा करेंगे, हम इजराइल की मदद करेंगे। जो बाइडेन ने कहा है वो तो बिल्कुल कमिटेड है क्योंकि नाटो का मतलब ये है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका पहला प्रिंसिपल यही है कि अगर किसी ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो सभी देश एक साथ उनके साथ जुट जाएंगे और उनका विरोध करेंगे उस देश के ऊपर वो स्वयं आक्रमण करेंगे। तो रहा सवाल ये कि ये तो उनकी एक यूं मान के चलिए कि क्लासिकल मजबूरी है कि उनको इजराइल की रक्षा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। रहा सवाल ये
कि उन्होंने एक चीज और कही है कि हमने इजराइल को ये कहा है कि वो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला ना करें, जो कि एक चिंताजनक चीज है। उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अगर परमाणु संयंत्रों पर उन्होंने हमला किया और परमाणु संयंत्र में से जो संवर्धित वहां पर वो रखा हुआ है यूरेनियम, उसमें विस्फोट हो गया तो चेरनोबिल जैसी दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए उन्होंने उसको मना किया है। बिल्कुल डॉक्टर राम, इसी में अगर हम बात की जाए ईरान की, तो साफ तौर पर एक तरफ ईरान और हिजबुल्लाह जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल पर जब हमला किया गया। इजराइल के समर्थन में बाकी देश भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बार बार यही बात सामने आ रही है कि रीढ़ की हड्डी जो है ईरान की तोड़ी जाएगी। क्या कुछ लगता है जिस तरीके से लगातार ये हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं और रोज ये तबाही का मंजर सामने आ रहा है, क्या ये जंग का आगाज लगता है किसी तरीके से? जश्न मनाने का सवाल है तो वो जश्न जो है, जो कट्टरपंथी, अंधविश्वास और वास्तविकता से अनभिज्ञ लोग जो हैं, वो कोई दुनिया में दूसरी जगह नहीं है, हमारे यहाँ भी मौजूद है। कश्मीर में भी कुछ लोगों ने जश्न मनाया था और नसरुल्लाह के मरने के बाद उन्होंने शोक भी जाहिर किया था, हैदराबाद में भी किया था। तो ये तो एक ऐसी चीज है जो धर्म के आड़ में लेकर जो अपनी राजनीतिक गोटियां खेलते हैं वो होता रहता है। और यही एक कारण है, पाकिस्तान में तो इतना उछल कूद हो रहा है मानो कि जैसा कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। ईरान ने वहां पर रॉकेट किया जाके, सबसे ज्यादा खुशी अगर हो रही है इतनी ईरान को भी नहीं हो रही होगी, उनको तो उनकी चिंता है कि वहां पर रिटेलिएट जो होगा तब कैसे बचेंगे। रीढ़ की हड्डी जो कही जाती है, उनकी रीढ़ की हड्डी सिर्फ दो हैं। पहली तो ये है कि उनके जो परमाणु संयंत्र हैं वहाँ एंडिस यूरेनियम है, वो है, क्योंकि वो लगभग उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहाँ भी एटम बम बनाया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने दी थी। और रहा सवाल ये कि दूसरा जो है उनका जो सबसे महत्वपूर्ण टारगेट है वो है ऑयल रिफाइनरी, जो 5 और 6 जगह पर खास हैं, जिससे कि मैक्सिमम उनका ऑयल निकलता है, जो उसकी सबसे बड़ी धन संपत्ता है या ताकत है ईरान की, वही है। और यही एक कारण है कि अगर ये युद्ध भड़का और रिफाइनरीज पर हमला हुआ और अगर उस पर और सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए तो उसका असर किन किन देशों पर पड़ेगा? भारत से पड़ेगा। भारत के संबंध आज की तारीख में ईरान से काफी कुछ तेल खरीद रहे हैं। और यही एक कारण है कि आज जो है हमारे प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, उसमें सभी अधिकारी थे और मौजूद थे, और ये सोचा जा रहा था कि अगर ये युद्ध भड़का तो आगे हमको क्या क्या परेशानी होगी, उनसे कैसे निजात पाया जाएगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, एक बात आपसे मैं जरूर समझना चाहूंगा, और पहले भी हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी दो देश आपस में लड़ते हैं या उनके बीच कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है या कोई भी चीज होती है तो भारत का दखल जरूर रहता है। यानी भारत सकारात्मक तरीके से इन दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं आता ही है। जो अभी इजराइल और ईरान के बीच ये लगातार तनातनी बनी हुई है, इसमें भारत का रोल मैंने आपसे कल भी शायद पूछा था, लेकिन मैं ज़रा ये संक्षेप में जानना चाहूँगा कि भारत का क्या रोल रहेगा। आपने कहा कि दोनों देशों के बीच हमारे संपर्क ठीक हैं, हमारे संबंध ठीक हैं, व्यापारिक संबंध भी ठीक हैं, क्या उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है भारत को, चाहे किसी भी देश का नुकसान हो? नुकसान दो तरह का होता है, एक तो तात्कालिक होता है और एक दूरगामी होता है। तात्कालिक जो नुकसान होता है वो ये होता है कि तेल की सप्लाई अगर बंद हो जाएगी तो हम अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करेंगे, उसके वैकल्पिक हमारे पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं उनको हमको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। और दूरगामी प्रभावों में ये होता है कि हमारी विदेश नीति पर इसका क्या असर होगा, और हमको बड़े फूंक फूंक कर चलना पड़ रही है। और आज की तारीख में हमारे विदेश नीति जो है बिल्कुल जिस तरह से राजस्थान में जो है रस्सी के ऊपर नट जो है एक डंडा लेकर बैलेंस करके चलते हैं, उसी तरह हमारी विदेश नीति आज की तारीख में चल रही है। हम रूस को भी संभाले हुए हैं, अमेरिका को भी संभाले हुए हैं, क्वाड के भी हम सदस्य हैं, चीन से भी वो आंखें बुर्राता है तो उसकी तरफ भी हम टक्कर देख रहे हैं। न केवल इतना, पाकिस्तान को तो अगर आज की तारीख में फूंक मार दिया जाए तो वो हिलने लगता है। लेकिन जो एक खानदानी दुश्मनी पाकिस्तान ने अनावश्यक रूप से पाल रखी है और उसका जो फैलाव उसने देखिए ना, वहां पर बांग्लादेश में भी उसने हस्तक्षेप किया हमारे विरुद्ध। अब वो कोशिश क्या हो रही है कि जो उनका गजवा हिंद का पुराना फार्मूला, घिसा पिटा जंग लगा हुआ आदमी समय में जिसका कोई मायने नहीं है, उसको वो आगे प्रमोट करना चाहे, किनके थ्रू, मुल्ला मौलवियों के थ्रू, स्लीपी सेल्स के थ्रू। तो ये जो एक चीज है ये हमारे देश के लिए एक कैंसरस ग्रोथ जैसी है और इसको जड़ से हमको मिटाना पड़ेगा, भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम का जो
जो भेद जो लोगों ने बना रखा अनावश्यक रूप से राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गोटियां सेकने के लिए, उसको दूर करना पड़ेगा और इसका उदाहरण उनको इजराइल से लेना पड़ेगा। इजराइल में नेतन्याहू के विरुद्ध आंदोलन हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद देखिए जब युद्ध में कूद गए तो पूरा का पूरा विपक्ष, पूरा देश उनके साथ है। अभी जो 8 आपने जिनके चित्र बताए हैं जो शहीद हुए हैं उनके जवान, और उनमें एक कैप्टन भी है, तो वो जो सिपाही है इजराइल के, जरा उनका उम्र तो देखिएगा 21 और 23 साल की है। वहां के हर बच्चे के खून में ये जज्बा है कि देशभक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए हम मिट जाएंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। ये जज्बा किसी जमाने में हमारे देश में भी था। जब मैं बहुत छोटा था, अंग्रेजों का जमाना था, उस समय जब आजाद हुआ था, तब हमको एक एक चीज याद रहती थी। विश्व तिरंगा प्यारा, आज कितने लोग जानते हैं? शहीदों के नाम नहीं जानते और उन्होंने किस कठिनाई से काम किया है। बस अपनी राजनीति ज्यादा ज्यादा वोट आ जाए, कुर्सी पर बैठे, ज्यादा ज्यादा काला धन कमाए, विदेशों में संपत्ति अर्जित करें, इसमें उसमें लगे हैं। तो आज तो आवश्यकता हमारे यहाँ इजराइल से और दूसरे देशों से ये सीखने की है कि किस तरह से देश में जो राष्ट्रभक्ति भरी जाती है, देश प्रेम भरा जाता है, भाईचारा भरा जाता है, उसका हम क्या करें, वो सबसे बड़ी समस्या। वो समस्या हल हो जाए तो भारत जो है, अब आप तो कह रहे हैं 2047 में विश्व में नंबर 1 बनेगा। मैं कहता हूँ 10 साल के भीतर नंबर 1 आ सकता है। आर्थिक रूप से हम इतने सशक्त, हमारा विकास की गति में जो रोड़ा आने वाले हैं उनको समझाना बहुत आवश्यक है। और इजराइल का तो आप ये मान के चलिए, इजराइल रिटेलिएट करेगा, जरूर करेगा। जो बाइडेन साहब ने कहा है ऐसा मत करना, लेकिन आप भी जानते हैं घर में अगर शैतान बच्चा होता है, उसको डॉक्टर साहब ये काम नहीं करना तो एक बात जरूर करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब जी, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के